नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ इस सेशन में, जहां पर हम इंपॉर्टेंट बैटल्स विच हैव बीन फॉट इन इंडिया उसकी सीरीज में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के सेशन की शुरुआत करें, आप सभी लोगों को फटाफट से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहली वाली लिंक पर क्लिक करके अड्डा ऐप डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, अड्डा ऐप जो है वो आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल देता है। करंट अफेयर्स, डेली की क्विजेस, जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, पावर की कैप्सूल या फिर मैगजीन, और इन कैप्सूल्स के माध्यम से आप शानदार तैयारी कर सकते हो, बिकॉज इसमें बाकायदा काफ़ी कॉन्साइज डेटा होता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मराठों को तीसरे बैटल ऑफ पानीपत में किसने हराया? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने डिफीट किया? एंड मराठों के डिफीट की जब बात आती है दोस्तों, तो ये 1761 में बैटल लड़ा गया था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, ये बात याद रखिएगा। और 1761 में ये था पानीपत का तीसरा युद्ध। लेकिन दोस्तों, अगर इसी जानकारी को हम लोग थोड़ा सा एडवांस करें तो आपको 1526 और 1556 के बारे में भी बताना चाहूंगा। 1526 में बाबर की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी इस बैटल में हारा था। यह पानीपत का पहला युद्ध है, फर्स्ट वॉर। और पानीपत का दूसरा युद्ध है 1556 में लड़ा गया। दोस्तों, 1556 में यह लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। अकबर उस समय पर राजा बनने ही वाला था और हेमू उस समय पर दिल्ली की गद्दी पर आसीन था। तो अकबर वर्सेस हेमू, और हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी भारत के इतिहास का 14वां विक्रमादित्य कौन है, तो 14वां विक्रमादित्य कोई और नहीं बल्कि हेमू ही है। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्लैरिटी ला लेते हैं कि पहला पानीपत का युद्ध 1526, दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नादिर शाह ने कौन से मुगल शासक को हराया? और दोस्तों, यहां पर नादिर शाह जो कि ईरान और अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था, ईरान और अफगानिस्तान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 18वीं शताब्दी में। और जब भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो नादिर शाह ने दिल्ली और आगरा के मुगल बादशाह के साथ एक युद्ध लड़ा, जिसे बैटल ऑफ करनाल के नाम से जाना जाता है 1739 में। यह युद्ध इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें नादिर ने भारत में लूटपाट मचाई और दो मुख्य चीजें वो भारत से लूट कर ले गया। पहली, पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन का मतलब है मयूर सिंहासन, जिसको बनाया था मयूर सिंहासन, जिसको बनाया था शाहजहां ने। और इसी मयूर सिंहासन को कहा जाता है तख्त ए ताउस। तो मयूर सिंहासन अथवा तख्त ए ताउस अथवा पीकॉक थ्रोन को नादिर शाह लेकर के अफगानिस्तान चला गया था। और नादिर ने दूसरा काम यह किया कि उसने भारत के मुगल बादशाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया था इस करनाल के युद्ध में। बाद में कोहिनूर हीरा को महाराजा रणजीत सिंह वापस लाए थे। तो दोस्तों, यहां सही आंसर है मोहम्मद शाह। यदि मोहम्मद शाह के समय काल की आप चर्चा करें तो लगभग 1719 से लेकर के 1748 तक मोहम्मद शाह का शासन है। और मोहम्मद शाह को ही रंगीला नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला अथवा मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं इसे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। वो क्वेश्चन ये है कि बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ये प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊं, यहां पर पॉइंट ये है कि जो बंगाल का नवाब था वह अंग्रेजों के बढ़ते हुए वर्चस्व से थोड़ा परेशान था। और बंगाल का नवाब और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था दोस्तों। ये हुआ था 23 जून सन 1757 को। और 23 जून सन 1757 को जो ये युद्ध हुआ
दोस्तों याद रखिएगा, इस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। अब इसके लिए विशेषता क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं ना, तो पश्चिम बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है नडिया। नडिया जिले में कई जगह पर पलाश के फूल खूब हैं, और ये जो पलाश के फूल खूब है ना, इस पलाश के खूब फूलों की वजह से इस जगह को पलाशी नाम से जाना जाता था, और बाद में इसे ही प्लासी कर दिया गया। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी से रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजयी होता है। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, वह सिराजुद्दौला को धोखा देता है, और रॉबर्ट क्लाइव फिर सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठा भी देता है। तो एक कठपुतली नवाब की तरह से अगर कोई शासन करने लग गया तो वो था सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर। ठीक है, याद रखिएगा, आपके सभी एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस बाकायदा पूछे गए हैं, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे वह कोई और वनडे एग्जामिनेशन हो। आगे बढ़ते हैं हम, तो एक और प्रश्न हमारे सामने आता है, और वह प्रश्न है कि बैटल ऑफ वांडीवाश किसके किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों 22 जनवरी सन 1760 की बात है। 22 जनवरी 1760 को कर्नाटक में कुछ खास हो रहा था, और जब हम कर्नाटक की चर्चा करते हैं तो उस समय पर कर्नाटक आज का नहीं बल्कि पूरा कार्नेटिक हुआ करता था। अब ये कार्नेटिक, इस पर क्या लड़ाई है और मद्रास प्रेसिडेंसी में क्यों अंग्रेज एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। दोस्तों एक ब्रिटिश की बात किया जाए तो ब्रिटिश में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था आयरे कूटे, और अगर फ्रेंच की बात करें तो इनमें से एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था आर्थर डी लैली। आर्थर डी लैली और आयरे कूटे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और आयरे कूटे ने आर्थर डी लैली को कूट दिया। ऐसे याद रखिएगा, कूटे ने लैली को कूट दिया, और कूटे ने लैली को कूटा। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश और फ्रेंच की इस लड़ाई में 1760 में ये जो वांडीवाश का युद्ध हुआ, इससे थर्ड कार्नेटिक वॉर खत्म होता है। तो दोस्तों ये कार्नेटिक वॉर एक सीरीज चल रही थी, और ये वांडीवाश का युद्ध तीसरे कार्नेटिक वॉर को खत्म कर देता है। इसके बाद कभी कोई फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में सत्ता का संघर्ष नहीं हुआ। क्लियर हुआ ना दोस्तों। तो चलिए यहां तक आप सभी को आइडिया लग चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक नया क्वेश्चन आता है, कौन सी ट्रीटी को साइन किया गया था बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में। एंड ये देखिए दोस्तों ध्यान से, शुजाउद्दौला नवाब हुआ करता था बंगाल का, और इसने बंगाल, अच्छा शुजाउद्दौला अवध का नवाब हुआ करता था, माफ कीजिएगा, शुजाउद्दौला ने अवध का नवाब होते हुए बंगाल के नवाब मीर कासिम को और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भड़काया और कहा कि आप सभी लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो देखिए मीर कासिम बंगाल से अपनी सेना लेकर के आता है, और मुगल शाह आलम द्वितीय भी अपनी बची खुची सेना लेकर के आता है, और इन तीनों की संयुक्त सेनाएं आकर भिड़ती हैं ब्रिटिश से, और ब्रिटिश सेना की कमान उस समय पर होती है हेक्टर मुनरो के हाथ में। 1764 में ये बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, और बक्सर के इस युद्ध में अंततः इन तीनों की पराजय होती है, संयुक्त सेना हार जाती है, डिफीटेड। अब मुख्य बात यह है कि 1764 में जब ये सेना हार गई, जिसमें शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय जैसे लोग थे, तो फाइनली फिर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से बुलाया गया। रॉबर्ट क्लाइव याद रखिए वही व्यक्ति है जो 1757 का प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के खिलाफ जीता था। कुछ दिनों तक बंगाल के गवर्नर के तौर पर भी काम किया था। 1761 के आसपास इसे लंदन भेज दिया गया था, लेकिन 3 ही साल बाद इसे वापस बुलाने का निमंत्रण भेजा गया। और जब रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाने का निमंत्रण भेजा गया तो उसके निमंत्रण में क्या खास था वो आप सुनिए। रॉबर्ट क्लाइव ने आकर के सबसे पहले शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की, और यह संधि हुई थी 12 अगस्त सन 1765 को,
और उसके बाद शुजा-उद-दौला के साथ एक संधि की, और ये संधि हुई थी 16 अगस्त सन 1765 को। इस तरह से 12 अगस्त और 16 अगस्त को दो संधियां होती हैं, और ये दोनों संधियों को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। इसे इलाहाबाद की अथवा इलाहाबाद की संधि कहा जाता है, जिसके तहत रॉबर्ट क्लाइव ने ओडिशा, बिहार और बंगाल इन तीनों के दीवानी और निजामत अधिकार ले लिए थे। ओडिशा, बिहार और बंगाल इन तीनों के दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार ले लिए थे। दीवानी और निजामत में दीवानी का मतलब होता है दोस्तों रेवेन्यू, और निजामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारत में पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था। लगभग ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही थी, लेकिन 1764 के इस युद्ध ने 1757 की जीत को और ठोस कर दिया था। यहीं से आधार बनता है अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के मजबूत होने का। बंगाल में इन लोगों ने अपने आप को फोर्टिफाई किया, बंगाल में इन लोगों ने अपने आप को स्थापित किया दोस्तों, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम सेकंड और शुजा-उद-दौला के साथ क्रमशः 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की थी। आगे चलें तो एक और क्वेश्चन आता है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो अभी अभी हमने चर्चा की सन 1764 में। आगे चलते हैं तो हम ये पाते हैं दोस्तों कि 1739 में किसने मुगल आर्मी को करनाल के युद्ध में हराया? तो इसका सही आंसर नादिर शाह है, जो कि ईरान और अफगानिस्तान का शासक था। इसके अलावा प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में हुई थी? अब देखिए दोस्तों, मैसूर में जो राजा थे, चाहे वो हैदर अली या टीपू सुल्तान हो, ये लोग फ्रेंच लोगों के करीबी थे, और फ्रेंच और ब्रिटिश की आपस में नहीं बनती थी। तो फ्रेंच और ब्रिटिश की चूंकि आपस में नहीं बनती थी और मैसूर वाले फ्रेंच लोगों के ज़्यादा करीबी थे, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने फ्रेंच के दोस्त मैसूर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब फ्रेंच के दोस्त मैसूर पर जब आक्रमण हुआ तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है सन 1767 से 1769 के बीच में। इस युद्ध में तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया, और एक संधि होती है यहाँ पर दोस्तों जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस मद्रास की संधि के तहत हैदर अली ने पूरे कर्नाटक पर कब्जा कर लिया था। हैदर अली का पूरा कर्नाटक, यानी पूरा कर्नाटक हैदर अली का। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को शुरुआत 1780 से हो जाती है, ये 84 तक चलता है। 1780 से 84 के बीच में यहां पर एक ट्रीटी होती है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थोड़ा इतिहास की बात यहां पे जान लीजिए। 1780 से 1782 के बीच हैदर अली जीवित रहता है, लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, और जैसे ही हैदर अली की मृत्यु हुई 1782 से 84 तक टीपू सुल्तान को यह युद्ध लड़ना पड़ा, जो कि हैदर अली का बेटा था। लेकिन टीपू सुल्तान उतना परिपक्व नहीं था। चूंकि टीपू सुल्तान परिपक्व नहीं था, इसलिए टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी और कुछ राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, और मैंगलोर की संधि ये हुई जिसमें टीपू और अंग्रेजों ने यह संधि की थी। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और इसमें कार्नवालिस भारत में आ चुका था। 1789 से 1792 के बीच कार्नवालिस ने बहुत परेशान किया मैसूर को, और यहां पर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है और जाकर के युद्ध रुकता है। इस बार टीपू को अपने राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ गया, तो टीपू हार गया। और फिर चौथा युद्ध होता है जो कि 1799 में हुआ था दोस्तों, और इस 1799 वाले युद्ध में वेलेस्ली आ चुका था, और वेलेस्ली ने भारत में टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक किया 4 मई सन 1799। 4 मई 1799 को टीपू की मृत्यु हो गई। सो टीपू के मरते ही वापस मैसूर राज्य को वोडेयार राजवंश को सौंप दिया गया। तो याद रखिएगा, उसके बाद जब टीपू की डेथ हुई तो किसे गया मैसूर? तो याद रखिए, मैसूर चला गया वोडेयार राजवंश के पास, और यही वोडेयार राजवंश ये अंग्रेज लोगों के करीबी थे। तो जैसे फ्रेंच के करीबियों को ब्रिटिश लोगों ने हरा दिया और अपने करीबियों को एक बार फिर से मैसूर की सत्ता में ले आए, वोडेयार डायनेस्टी ने ही आगे चल करके मैसूर के महाराजा पैलेस को बनाया,
और मैसूर के महाराजा पैलेस को बनाने का श्रेय जाता है कृष्णराजा वोडेयार को। कृष्णराजा वोडेयार, और इनका नाम जरूर याद रखना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृष्णराजा वोडेयार चतुर्थ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो कृष्णराजा वोडेयार चतुर्थ हैं ये, यानी इस वंश में चौथे राजा रहे होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जो संधि हुई उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, वरना ये आपको पीडीएफ के रूप में पहले कमेंट में लगा हुआ मिल जरूर जाएगा। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने कि एंग्लो मैसूर युद्ध कितने लड़े गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में। तो इसका सही आंसर है 4 एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े गए, और चारों में से एक में हैदर अली की विजय होती है पहले में, और बाकी 3 मैसूर हार जाता है। अगला प्रश्न है कि वांडीवाश कौन से कार्नेटिक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि तीसरा कार्नेटिक युद्ध अंततः 1760 में समाप्त होता है, और 1760 में ये जो समाप्ति है ये हुई ही वांडीवाश के युद्ध से है। दूसरा कार्नेटिक युद्ध समाप्त होता है 1754 में, और पहला कार्नेटिक युद्ध समाप्त होता है 1748 में। यानी आप ऐसा मान करके चलिए कि 6-6 सालों का गैप है, और 6-6 सालों के गैप में 3 अंग्रेज और फ्रेंच लोगों के बीच में युद्ध हुए हैं, कार्नेटिक युद्ध। जब भी आपसे कोई पूछे ना कि कार्नेटिक वॉर ये किसके किसके बीच में हुआ है, तो याद रखिएगा ये हुआ है ब्रिटिश और फ्रेंच के रूप वजह से, फ्रेंच के बीच में। पहले वाले कार्नेटिक युद्ध की तो वजह ही अलग थी। ऑस्ट्रिया में फ्रांस लड़ रहा था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, और वहां पर एक ट्रीटी साइन होती है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल को लेकर के नाराजगी ब्रिटेन और फ्रेंच लोगों के बीच, और ये युद्ध हिंदुस्तान में भड़क जाता है। सोचो आप। ठीक है, तो ये एक खास बात है दोस्तों, आज से लगभग 300 साल पहले की। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आज के इस सेशन को यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं। आप लोग सबसे पहले जाते हो गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद आप गूगल पर लिख दीजिए अड्डा 24/7, आपको ये वेबसाइट खुल करके आएगी। आप इसके ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद एसएससी पर जाइए, और एसएससी में जाने के बाद एसएससी सीजीएल पर चले जाइए। एसएससी सीजीएल में दोस्तों आपको एक तो मेरा वाला वीडियो कोर्स भी मिलेगा। ये देखिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर समाधान जनरल स्टडीज वीडियो कोर्स मौजूद है। समाधान जनरल स्टडीज जो वीडियो कोर्स है, इसको लेने के लिए आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो होगा Y263 Y263। इनफैक्ट अगर आप अभिनंदन सर का बैच लेना चाहते हो या आप लक्ष्य लेना चाहते हो, इनके लिए भी Y263 कूपन कोड का ही इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन 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 जब आप लाइव बैच अटेंड करना चाहते हो ना, तो लाइव बैच ब्रह्मास्त्र हमारा 19 से शुरू हो रहा है। इसमें आपको ई बुक्स मिलती हैं, 1000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिलती हैं, इसमें आपको वीडियोस मिलते हैं रिकॉर्डेड, इसमें आपको 250 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास मिलती है। और ये ब्रह्मास्त्र किसका हिस्सा है, तो दोस्तों याद रखिए सीजीएल महापैक का हिस्सा है। इसलिए ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए अपने सिलेबस की तैयारी के लिए, अपने अच्छे प्रश्नों की तैयारी के लिए आप सीधे सीधे सीजीएल महापैक में इनरोल कीजिए। 1000 घंटों से ज़्यादा ऑनलाइन लाइव क्लासेस और सभी बैचेस इसमें जो भी आएंगे आने वाले सीजीएल के, वो सब के सब इसमें शामिल होते रहेंगे। 4000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देखिए, और ये 4000 से ज़्यादा जो टेस्ट सीरीज हैं ये एसएससी सीजीएल के टेस्ट सीरीज भी हैं, सीएचएसएल की भी हैं, सीपीओ की, जीडी की, एमटीएस की, स्टेनोग्राफर की, रेलवे की, सबकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। देखिए इतने एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, समझ रहे हो। तो इतने एग्जाम की टेस्ट सीरीज है इसमें। ई बुक्स अगर आप देखोगे ना तो इतने एग्जामों की तैयारी के लिए ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। वीडियोस आप देखेंगे तो वीडियोस भी इतने एग्जाम की तैयारी के लिए आपको मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो आपको 1000 घंटों की लाइव क्लास मिल रही है, इसमें से आप न सिर्फ की सीजीएल क्रैक करोगे बल्कि सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनो, आरआरबी, एएलपी, सिलेक्शन पोस्ट, आरपीएफ, सीजीएल का टीयर 2, DSSB, HSSC, जितने एग्जाम है ना वो सब क्रैक कर सकते हो आप। अकेला सीजीएल का महापैक इतना मजबूत चीज है, ये समझिए ब्रह्मास्त्र है आपके हाथ में। तो सीजीएल का महापैक विल गिव यू अ लॉट अ लॉट अ लॉट अ लॉट। तो इसको लेने के लिए आप ये जो कूपन कोड लगा हुआ है ना 75% जुलाई 75, इसको हटाइए, बाय नाउ कीजिए और यहां पर कूपन कोड आप अपने नवदीप सर वाला लगाइए Y263।
जैसे ही आप Y263 लगाएंगे, ये देखिए ये सीजीएल का महापैक आपको मिल जाएगा केवल और केवल 2529 मात्र में। तो ये तो हो गया कूपन कोड वाली बात। अब कूपन कोड आपने Y263 लगाया, इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अड्डा ऐप की लिंक लगी हुई है, फटाफट अड्डा ऐप की लिंक पर क्लिक करिए। उस लिंक के लास्ट में TNI लिखा होगा, TNI पर क्लिक करिए, उसमें आपको कॉइन मिल जाएंगे ऐप के अंदर। कॉइन और Y263 का इस्तेमाल कीजिएगा एंड देन आपको डिस्काउंट और ज्यादा मिलेगा। 2440 मात्र का आपको ये मिल जाएगा। तो 2529 पे करने की जरूरत नहीं, 2440 में खेला होबे। ठीक है, ये याद रखिए। चलो फिर, थैंक यू सो मच, ख्याल रखो, फिर मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।